हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन और देखेंगे इसका एक्सप्रेशन हम किस तरह से इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं क्यू आर। आर से इधर रिप्रेजेंट होता है रोटेशन, ठीक है। और ये जो पार्टीशन फंक्शन होता है अराइज होता है फ्रॉम द रोटेशनल मोशन ऑफ द मोलिक्यूल, ठीक है। मोलिक्यूल रोटेट करता है तो उससे जो है पार्टीशन फंक्शन अराइज होता है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पास में कोई मोलिक्यूल है ए और ए, ठीक है। तो ये होमोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, या फिर आप कह सकते हो ए और बी जो कि हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लाइक इस तरह से ये रोटेट कर सकता है, तो इसकी वजह से जो पार्टीशन फंक्शन अराइज होता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। और रोटेशनल एनर्जी जो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, उसको हम किस तरह से देते हैं, ई आर, या फिर हम इसे कभी कभी ई जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है बी जे जे प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने कहाँ पढ़ा था, ये रिजिड रोटर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी एनर्जी को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी एक रोटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई। अगर हम इसकी वैल्यू उस इक्वेशन में रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ई जे या फिर ई आर इक्वल टू आता है एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन, ठीक है। और बी हमारे पास में आता है रोटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए, तो रोटेशनल मोशन जो होती है या फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके लिए जो डी जनरेसी होती है वो नॉन डी जनरेट ना होकर के उसके जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उसकी डी जनरेसी कुछ होती है जो कि इक्वल होती है जी जे इक्वल टू टू जे प्लस वन के, ठीक है। तो इसकी जो डी जनरेसी आपको याद रखनी वो क्या है, टू जे प्लस वन है। यहाँ पे आपको एक जो है पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट वाला पार्टीशन फंक्शन हमारे पास में जो कि था ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन, उसके लिए डी जनरेसी हमारे पास में वन थी। फिर जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आया है उसके लिए डी जनरेसी है टू जे प्लस वन। अब आगे आएगा वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, उसके लिए भी जो डी जनरेसी होगी वो वन होगी। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन आएगा उसके लिए जो डी जनरेसी वो क्या होगी, टू जे प्लस वन। बस यहाँ पे जे जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए होगा और यहाँ पे जे जो है रोटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डी जनरेसिव आई है क्या है, टू जे प्लस वन। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को किस तरह से दे सकते हैं, क्यू आर विल बी गिवन बाय, ठीक है, समीशन ऑफ जे जी जे प्लस जी जे मल्टीप्लाई ई रेस टू दी पावर माइनस ई जे अपॉन में के बी टी, ठीक है। के बी क्या है हमारे पास में, के बी आप लिख सकते हो या फिर के लिख सकते हो, जो कि क्या होता है, ये होता है बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं कहीं मैंने वीडियो में इसको केवल के से रिप्रेजेंट किया है, आप चाहो तो उसको के भी लिख सकते हो या फिर के भी लिख सकते हो। और या फिर अगर आपने केवल के लिख दिया है तो लास्ट में आप डिफाइन कर सकते हो के इक्वल टू के बी इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी एक सही तरीका है इसको बताने का। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जे इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी की अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जी जे मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू दी पावर माइनस ई जे अपॉन में के बी टी। अब इस इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना है, डी जनरेसी और जो हमारे पास में एनर्जी है उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे क्यू आर को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ जे इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और ये तो होगा टू जे प्लस वन, और मल्टीप्लाई क्या होगा ई, और ये होता है बी बी जे और जे प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा के बी टी। तो हम क्या करेंगे कि बी जे को इस जे को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन जे इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, समीशन हम इसका कर रहे हैं टू जे प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस का बी, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस जे अपॉन में के बी टी। तो यहाँ पे जो है हम चेंज करेंगे समेशन को इनटू इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम समेशन को इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमको बताना होता है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इस केस के अंदर हम बात करें कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए हम जे की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी जे। और अगर हम किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू आर विल बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टू जे प्लस वन और ई रेस टू पावर माइनस का बी जे स्क्वायर प्लस जे अपॉन में के बी टी और डी जे, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि जे जो है इसमें वेरिएबल पार्ट है बाकी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट एक नया कांस्टेंट यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ जो कि है सी, और उसकी वैल्यू में क्या रखूँगा, माइनस
तो एज इट इज रहने देते हैं बी, और अपोन में क्या है के बी टी। तो इस तरह से ये मैं कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ, तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू आर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2j+1 और ई रेज टू द पावर माइनस सी, ठीक है, कांस्टेंट, और क्या आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस जे और डी जे। अब इसको जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो जो हमारे पास में इंटीग्रेशन इसका आता है, आप चाहो तो या मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसको सोल्व करने का, बाकी हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो आएगी, इस इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1/c। ठीक है, तो हमारे पास में c जो था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आया, तो यहाँ पे हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू जो आई थी वो क्या आएगी 1/c। और क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, c की वैल्यू थी b/kbt, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू भी क्या होगी kbt/b। तो ये जो होता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हमने b को क्या माना था, b जो था रोटेशनल कांस्टेंट था, और उसकी वैल्यू थी h² में अपॉन में 8π²i। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी kbt अपॉन में h², और यहाँ पे ऊपर जो चला जाएगा वो 8π²i। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8π²i kb, और ये हो जाएगा t, और अपॉन में क्या हो जाएगा h²। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो एक नॉन डायमेंशनल जो होती है क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है जिसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है, और वो होती है केल्विन के अंदर। तो अगर हम इसको नॉन डायमेंशनल करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे एक और नई टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा जिसकी डायमेंशन क्या हो, वो भी टेम्परेचर की डायमेंशन हो, और जस्ट इसके या तो इसके डिवाइड में रख देते हैं या फिर उसका इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर को, जो कि क्या होता है थीटा आर, जिसको हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू एज इट इज़ हम जानते हैं, हमको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, h² अपॉन में 8πi kb की वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्यू आर रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, h² अपॉन में 8π²i kb की वैल्यू रख सकते हैं, जो कि क्या होगी क्यू आर की वैल्यू। तब ये क्या होगा, टी से डिवाइड हो जाएगा और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। या फिर अगर हम इसके ऊपर वाले फॉर्मूला को देखें तो क्या आएगा, क्यू आर इक्वल टू के बी टी अपॉन में बी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बी अपॉन में के बी, तो हम क्या कर सकते हैं, बी अपॉन में के बी की वैल्यू भी क्या रख सकते हैं, थीटा आर। तो इसी कंडीशन में भी क्या होगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू क्या आती है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो निकल के आता है वो आता है टी अपॉन में थीटा आर। ठीक है, तो थीटा हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। तो ये जो होता है पार्टीशन फंक्शन होता है किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो फॉर्मूला होता है केवल एप्लीकेबल होता है ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जिनके अंदर क्या होता है कि दोनों ही जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन विच आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन अकर ओनली आफ्टर रोटेशन ऑफ 2π। ठीक है, जैसे अगर हम हेट्रोडाइटोमी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तभी हमको वापस क्या मिलेगा, ये इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन मिलेगा, या फिर हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों ही सेम टू सेम मिलेंगे, तो इसको हमको 2π पे रोटेट करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे होमोडाइटोमी मॉलिक्यूल हो, तो हम इसको क्या करें, 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, सेम कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो if the molecule has symmetry elements to symmetry such that identical configuration occur after a rotation of 2π upon में sigma, where sigma is the symmetry number, then the rotation partition function उसको हम गिवन करेंगे क्यू आर इक्वल टू टी अपॉन सिग्मा थीटा आर से। ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, 2π अपॉन में रोटेशन एंगल। ठीक है, जिससे हमको क्या मिल जाए,
आइडेंटिकल या फिर इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 पाई को हम क्या जानते हैं क्या होता है, 360 डिग्री। तो अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे और आपको क्या मिलता है, सेम टू सेम कन्फिग्रेशन मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर आप क्या करो, 120 डिग्री से रोटेट करो और अगर आपको 120 डिग्री पे भी क्या मिल रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं NH3 की, और अगर हम होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं जैसे H2, ठीक है, O2, इन सब में क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इस तरह से जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो वेरी करती है। लाइक अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है, क्लोरीन एटम है। तो इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री पे, तभी आपको क्या मिलेगा, वापस सेम कन्फिग्रेशन मिलेगा HCl, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन एटम की, तो इसमें अगर आप रोटेट करते हो 180 डिग्री से तो भी आपको क्या मिल जाता है, सेम कन्फिग्रेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से अगर आप इसमें सिग्मा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 360 अपॉन में क्या हो जाएगा, 180, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम NH3 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या होती है, C3 एक्सिस होती है। मतलब कि अगर हम उसको 120 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, तो हमको इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन मिलता है। मतलब कि ऐसे सेम वैसा ही कन्फिग्रेशन हमको मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री यानी कि 3। तो इस तरह से जो ये सिग्मा की वैल्यू होती है ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में आता है फाइनल फॉर्मूला आता है, जो कि क्या होता है, रोटेशनल मोशन के लिए पार्टीशन फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन भी कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।